ये दो थेरीज हैं जो बहुत अहम हैं। ठीक है बेटे। तो एक थेरी ये कहती है कि इंसान की जिंदगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई? ये एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जाज एग्जिस्टेंशियल का। दास का जो आर्गुमेंट है ना, वो मिलता जुलता है ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लेकिन जो स्टेनर है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमैनिटेरियन है, मुकम्मल का मुकम्मल। वो एग्जिस्टेंशियल मॉडल है। ठीक है बेटे। अब हम इसके बारे में मुझे बहुत एहतियात से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम ये बहुत वसी टॉपिक है बेटे। इस सिलसिले में अब मैं इसके बाद आपको दो इस्तिलाहात से मुतारिफ कराना पसंद करूंगा। वो दो इस्तिलाहात बहुत कॉमन हैं, और आपका जो है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, उसमें भी मेंशन है। तो ये इन इस्तिलाहात को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके बारे में जानना, आगाही आपके लिए ज़रूरी है। उसमें पहली जो इस्तिलाह है वो है बेटे नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, ब्रैकेट में लिखिए NSSI, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरी इस्तिलाह है जो कि DMS में भी आपको उसमें भी मिल जाएगी, जो कि इसकी जगह अब वो ज्यादा मकबूल है। वो इस्तिलाह है सेल्फ म्यूटिलेटिव बिहेवियर। सेल्फ म्यूटिलेटिव बिहेवियर, इसके लिए मुखफ़्फ़फ़ हम यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिखिए SMB, ब्रैकेट क्लोज। सेल्फ म्यूटिलेटिव बिहेवियर। ये दोनों कॉमन फीचर्स होते हैं। जिस वक्त कोई असाल्ट हो जाए, जिस वक्त कोई रेप विक्टिम आपके पास आ जाए, कोई इस किस्म की और कोई डिजेक्शन, लव में डिजेक्शन हो जाए इस किस्म का, तो ये बिहेवियर्स कॉमन मिलेंगे आपको। या जिस वक्त कोई यानी पब्लिक कोई इस किस्म का वाकया हो जाए, तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा ये बिहेवियर्स मिलेंगे। उसमें अब जनाब इसका जो सिंड्रोम है, किसका सिंड्रोम? सेल्फ म्यूटिलेटिव बिहेवियर जो है, उसका सिंड्रोम जो है वो क्या है? उसमें से पहली चीज जो है कि वो बंदा इस बिहेवियर में, उसको जब तक आप नहीं कर सकते शामिल, कौन से बिहेवियर में? सेल्फ म्यूटिलेटिव बिहेवियर में शामिल नहीं कर सकते उसको, जब तक उसने कम से कम 5 दफा अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करने वाली इंजरीज ना लगाई हों। सेल्फ इन्फ्लिक्ट करने वाली इंजरीज ना लगाई हों, जिनके नतीजे में ब्लीडिंग हुई हो और दर्द हुआ हो। लेकिन इसके साथ एक जो जरूरी बात इसके साथ जरूर आएगी, उन जख्मों का या उन चोटों का जो उसने अपने आप को लगाई होंगी, सुसाइडल आइडिएशन से ताल्लुक नहीं होगा। उसमें इनमें से दो फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है। पहली फीलिंग
Number one, negative feelings and thoughts. Number two, period of preoccupation with the intended behavior. सर रिपीट कीजिएगा जरा। ये लिखिए, period of preoccupations with the intended behavior. उसमें, इस बिहेवियर में, वो शख्स जिसने ये किया हो, जिसमें ये वाकया होता है, उसमें वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। नंबर वन, अर्ज टू एंगेज इन सेल्फ इंजरी। अर्ज टू एंगेज इन सेल्फ इंजरी। और ये बार बार नमूदार होती है और बार सूरतों में इसमें हर दफा अमल होता है। या दूसरी सूरत में, इस बिहेवियर में कोई ना कोई मकसद जरूर होता है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने का। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और उसमें इस बिहेवियर के जरिए से, कौन से बिहेवियर के जरिए से, कौन सा बिहेवियर है बेटा? ये SMB के जरिए से ये इंपेयरमेंट और डिसफंक्शन काज करता है। और सबसे बड़ी जो इसमें अहम बात है जिस पे आपको गौर रखना चाहिए कि ये बिहेवियर इन द स्टेट्स ऑफ साइकोसिस, डिलेरियम और इंटॉक्सिकेशन, ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें नहीं होगा ये। सर काइंडली 3 कंडीशन दोबारा रिपीट कर लें। ये बेटा जो ये बिहेवियर होगा ना, जिसका मैंने अभी आपको बताया, ये साइकोसिस 1, डिलेरियम 2 और 3 इंटॉक्सिकेशन में नहीं होगा। अगर उसमें है तो ये उससे रिलेटेड सिम्टम हो जाएगा। ये इसको फिर हम SMB लेबल नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, दूसरा जो है प्रॉब्लम, दूसरा जो है वो NSSI है। ये एक इंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये इमोशनल सिचुएशंस में पैदा होता है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिसमें एंजाइटी, अब देख लो ये ट्रोमा की तरफ आ रहे हैं हम, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके नतीजे में मार्ज वजूद में आता है। उसके अलावा इसका एक और रीजन भी होता है। वो रीजन क्या होता है? वो रीजन होता है A, अब्यूज, B, ट्रोमा, C, पुअर सेल्फ इमेज, D, मूड स्विंग्स, ये देखा गया है कि ये 21